नई यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, और जिसमें अभी मौके पे 6 चैप्टर हैं, पहले 7 चैप्टर थे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज फर्स्ट चैप्टर है, और सभी चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। इंट्रोडक्शन से इन जनरल तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो दिया उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन यूज होती है किसमें? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, पर्पज एनर्जी रिलीज करना है, और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल होता है वो भी रिलीज होता है, और इस पूरी रिएक्शन को कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। ये प्रमाणित है कि कंटिन्यूअसली प्रोवाइड होना चाहिए, कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल, और CO2 कंटिन्यूअसली जो रिलीज आउट होती है उसको बाहर निकालना चाहिए। अगर चाहते हैं कि किसी सेल की नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग होती रहे तो सिर्फ 2 शर्तें हैं। कंटिन्यूअस उसको देना चाहिए क्या? O2, और कंटिन्यूअस रिलीज करना चाहिए क्या? CO2। इसका मतलब है कि एक्सचेंज होगा क्या? ऑक्सीजन का कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। किससे? उस CO2 से जो सेल में क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। इसी को कहेंगे क्या? ब्रीदिंग। कहने का मतलब एटमॉस्फेयर से O2 ले लेंगे और बदले में एटमॉस्फेयर को CO2 दे देंगे, इसी को एक्सचेंज कहेंगे। इसी को बोलचाल की भाषा में कहते क्या है? रेस्पायरेशन। तो अभी तक इसमें कोई विशेष सवाल नहीं मिला है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि ब्रीदिंग या रेस्पायरेशन क्या है, तो कहोगे ये एक्सचेंज है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच। पहली ही हेडिंग इसमें है रेस्पायरेटरी आर्गन। रेस्पायरेटरी आर्गन का मतलब ऐसा कोई भी आर्गन जो O2 और CO2 के एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो या रेस्पायरेशन करवाए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वेरी का मतलब होता है अलग अलग होती है, इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, और ये किस बात पर डिपेंड करती है? तो कहोगे हैबिटेट पर डिपेंड करती है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। पहला, लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे कि स्पंज, जैसे कि सिलेंट्रेट, जैसे कि फ्लैटवर्म और अन्य, इन सब में O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होगा? तो कहोगे सिंपल डिफ्यूजन, और वो भी कहाँ होगा? तो कहोगे बॉडी सरफेस। लेकिन जैसे ही हम अर्थवर्म की बात करेंगे तो O2 और CO2 का एक्सचेंज कौन करेगा? मॉइस्ट क्यूटिकल करेगा। और अगर हम इंसेक्ट की बात करेंगे तो ये काम कौन करेगा? नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रैकियल ट्यूब करेंगी। लेकिन स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? गिल, और जब कोई गिल से सांस लेता है तो उसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। ये यूज किया जाएगा किसके द्वारा? तो याद रखिएगा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के द्वारा, एक्वेटिक मोलस्क के द्वारा। जबकि वैस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? लंग्स, और जो लंग्स से सांस लेंगे उनको कहेंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशन। इसको यूज कौन करेंगे? टेरेस्ट्रियल फॉर्म। ठीक है। स्पेशली दिया हुआ है एमंग द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में केवल फिश हैं जो क्या यूज करेंगे? गिल यूज करेंगे। बाकी सारे के सारे वर्टिब्रेट जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये सब किस पे रेस्पायरेशन करेंगे? लंग्स से। एम्फीबिया स्पेशल केस में है। एम्फीबिया जैसे कौन सा? फ्रॉग, ये रेस्पायरेशन करेगा, आल्सो लिखा है थ्रू मॉइस्ट स्किन। मतलब एम्फीबिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्यूटेनियस रेस्पायरेशन भी देखने को मिलेगा। तो एम्फीबिया या फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पायरेशन मिलेगा, एम्फीबिया या फ्रॉग में लंग्स के द्वारा भी रेस्पायरेशन मिलेगा। वो अलग मसला है कि जब हम लोगों ने फ्रॉग पढ़ा था तो वहां बताया गया था कि फ्रॉग में रेस्पायरेशन के 3 तरीके हैं। फ्रॉग में रेस्पायरेशन के 3 तरीके हैं। एक था बक्कल रेस्पायरेशन, तो बक्कल कैविटी भी उसमें क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। फिर यहाँ जनरल जो दिया है, तो अगर इस पैराग्राफ की बात करें तो केवल 5 क्वेश्चन हैं। कौन कौन लोग हैं जो जनरल बॉडी सरफेस का यूज करते हैं O2 और CO2 के एक्सचेंज में? तो क्या बताओगे? लोअर इनवर्टिब्रेट है। कौन है जो मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करेंगे? तो अर्थवर्म। कौन है जो ट्रैकियल ट्यूब यूज करेंगे? इंसेक्ट। कौन है जो गिल यूज करेंगे?
फिश है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और एक्वेटिक मोलस्का। और कौन लोग हैं जो लंग्स यूज करेंगे? तो सभी के सभी वर्टिब्रेट एक्सेप्ट क्या? फिश। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डिटेल में नहीं है, फिर भी कह रहा हम लोगों में पाए जाते हैं एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो कहाँ खुलते हैं? एबव द अपर लिप। पीछे कहाँ खुलते हैं? नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल चैम्बर कहाँ खुलते हैं? तो आंसर देंगे फायरिंग्स। और फायरिंग्स वो जगह है जो कि कॉमन पैसेज, इसको टिक कर लीजिए, पूछा गया है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है? आंसर देंगे फायरिंग्स। फायरिंग्स कहाँ खुलती है? तो कह रही लिखा है फायरिंग्स ओपन इन क्या? ट्रैकिया थ्रो क्या? तो आंसर देंगे लैरिंग्स। तो सीधे सीधे नहीं कह सकते थे कि फायरिंग्स खुलेगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स खुलेगा कहाँ? ट्रैकिया में। घुमा के केवल कहा है फायरिंग्स ओपन इन ट्रैकिया थ्रो लैरिंग्स। तो सीधे सीधे कह दो फायरिंग्स कहाँ खुला? लैरिंग्स में। और लैरिंग्स कहाँ खुला? ट्रैकिया में। ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स टिक कर लीजिए। ये क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है किसमें? साउंड प्रोडक्शन। और इसी नाते इसका नाम क्या पड़ा? साउंड बॉक्स पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग स्वालोइंग, जब फूड को स्वालो कर रहे होते हैं तो जो ग्लॉटिस होता है उसको कवर किया जाता है। ग्लॉटिस कैन बी कवर बाय, अंडरलाइन करें, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, और उसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। और क्यों कवर किया गया है? क्यों कवर किया गया है? तो ये टिक कर लें, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। ये एसर्शन रीजन में आ सकता है सवाल। स्वालोइंग के दौरान ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस से कवर किया जाता है, ये एसर्शन है। तो रीजन क्या है? तो रीजन ये है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। फिर आई ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? एक सीधी ट्यूब है जो कहाँ तक गई है? मिड थोरेसिक कैविटी, जो डिवाइड कर गई है किसमें? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। किस लेवल पर? तो आंसर देंगे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। प्रत्येक ब्रोंकाई का मतलब लेफ्ट और राइट कहाँ जाएगी? ये रिपीटेड डिवीजन में जाएगी। तो क्या बनेगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर क्या बनेगा? टर्सरी ब्रोंकाई। फिर क्या बनेगा? ब्रोंकियोल। और आखिरी में बहुत पतले क्या होंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो क्रम याद होना चाहिए कि ट्रैकिया होगा, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, और फिर आखिरी में टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये पॉइंट टिक कर लीजिए। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई एंड क्या? इनिशियल ब्रोंकियोल। ये बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। फिर से क्या लिखा है? ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड क्या? इनिशियल लिखा है, टर्मिनल न पढ़ लीजिएगा। इनिशियल ब्रोंकियोल सपोर्टेड बाई किसके द्वारा? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट याद रखिएगा, कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं जो आगे से कंप्लीट होती है और पीछे से इनकम्प्लीट होती हैं। लिखा है ईच, प्रत्येक, जो टर्मिनल, ये टर्मिनल ब्रांकियोल लिखा है, इनिशियल न पढ़ लीजिएगा। केवल यही खेल होने वाला है, जहां इनिशियल होगा वहां टर्मिनल कर देगा, जहां टर्मिनल होगा वहां इनिशियल कर देगा। ईच टर्मिनल ब्रांकियोल गिव राइज क्या? तो नंबर ऑफ वेरी थिन और क्या? इरेगुलर और क्या? वाल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, और उसको कहते क्या है? एल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क, जो ब्रांचिंग नेटवर्क है किसका किसका? ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों, और किसका? ब्रोंकियोल और कौन? एल्वियोलाई। मतलब ट्रेकिया छोड़ के सब लिखा है। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई। तो क्या छोड़ दिया? ट्रेकिया ही तो छोड़ा है। ये सब के सब किसके अंदर पाए जाते हैं? तो आंसर क्या देंगे? लंग्स। वी हैव टू लंग्स, ये पहले से ही पता है, जो कवर होते किसके द्वारा? डबल लेयर प्लूरा विद क्या? प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। बीच में क्या पाया जाता है? प्लूरल फ्लूइड।
प्लूरल फ्लूइड का इट यहाँ जो लिखा है ये प्लूरल फ्लूइड के बारे में लिखा है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसको, फ्रिक्शन, कहाँ, लंग्स सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जो बाहर की प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके क्लोज कांटेक्ट में है, तो आंसर देंगे थोरेसिक। डायग्राम को अगर ध्यान से देख लें, अगर डायग्राम को ध्यान से देख ले तो ये बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है। बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन किससे जुड़ी हुई है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर से। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किससे जुड़ी हुई बेटा, थोरेसिक लाइनिंग से, जबकि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है, तो आंसर क्या देंगे, लंग्स के सरफेस। ये पॉइंट फिर टिक कर लीजिए, अभी लेटेस्ट में आया है नीट 2022 में क्वेश्चन, क्या वो हिस्सा जो कहां से शुरू होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, और कहां तक जाता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जाता है, वही क्या बनाता है, तो कहोगे कंडक्टिंग पार्ट। जबकि एल्वियोलाई एंड देयर क्या, डक्ट, एल्वियोलाई और उनकी जो डक्ट हैं वो क्या बनाती हैं, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कंडक्टिंग पार्ट की जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट करो किसको, एटमॉस्फेरिक एयर को, कहां तक, एल्वियोलाई। एक काम ये हो गया, लेकिन इसके साथ ये क्लियर भी करेगा किसको, एयर को, कहां से, फॉरेन पार्टिकल। ये ह्यूमिडिफाई भी करेगा किसको, एयर को, और ब्रिंग द एयर टेम्परेचर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछता है कंडक्टिंग पार्ट क्या नहीं करता है, तो हम क्या जाने क्या नहीं करता है, जो करता है वो याद रखो। क्या क्या करता है, कंडक्ट करता है और क्लियर करता है और ह्यूमिडिफाई करता है और टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन जो एक्सचेंज पार्ट है, मतलब जो एल्वियोलाई और उसकी जो डक्ट हैं, वही क्या है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, किसका, O2 का और CO2 का, बिटवीन क्या, ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखा हुआ है बेटा, कुछ न कुछ एग्जाम में आ ही रहा है। लंग्स कहाँ पाए जाते हैं, तो कहोगे लंग्स सिचुएटेड हैं थोरेसिक चैम्बर में, जो कि क्या है, तो कहोगे एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। और इस एयर टाइट चैम्बर की बात करें तो इसमें डार्सल की तरफ क्या है, तो कहोगे वर्टिब्रल कॉलम। इसमें वेंट्रल की तरफ क्या है, तो कहोगे स्टर्नम। इसमें लेटरल की तरफ क्या है, तो कहोगे रिब्स है। इसमें लोअर साइड पर क्या है, डोम से डायाफ्राम है। एनाटॉमिकल, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत सारे अच्छी बातें लिखी हैं। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप किसमें, थोरेक्स में है। वो कुछ इस प्रकार है, इन सच ए वे दैट, देखो क्या, कि अगर हम चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो वही चेंज हमको कहां देखने को मिलेगा, लंग्स में, या कहां देखने को मिलेगा, हिंदी में याद रखिएगा, अगर हम थोरेसिक कैविटी में कोई चेंज करेंगे तो वैसा ही चेंज हम कहां देखने को मिलेगा, लंग्स में या पल्मोनरी कैविटी में। सच एन अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट बहुत आवश्यक है, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए। क्यों, क्योंकि हम नहीं बदल सकते हैं क्या, वी कैन नॉट अल्टर क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम। हम लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं, उसका नेचर ने हल निकाला है। हल ये है कि अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदल देंगे तो क्या बदल जाएगा, तो लंग्स का वॉल्यूम या पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बदल जाएगा। ब्रीदिंग में कितने स्टेप हैं, तो कहोगे रेस्पिरेशन में कितने स्टेप हैं, तो कहोगे 5 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग, इसका दूसरा नाम न भूलिएगा, ब्रीदिंग का दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन शब्द का मतलब होता है हवा आना जाना, कहते हैं वेंटिलेटेड रूम है जिसमें हवा आए जाए, तो वेंटिलेशन शब्द का मतलब होता है लंग्स में एयर आए और लंग्स से एयर जाए, तो ये पल्मोनरी वेंटिलेशन। और रूम में हवा आए, रूम से जाए,
तो रूम का वेंटिलेशन हो जाएगा। तो ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है, क्या, ब्रीदिंग, जिसमें एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो अंदर आती है और CO2 रिच एल्वियोलर एयर क्या होती है, बाहर जाती है। दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, कहाँ, एल्वियोलाई पर। तीसरा जो स्टेप होगा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। चौथा स्टेप फिर से डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, अब किसके बीच, ब्लड एंड टिश्यू के बीच। और पांचवा यूज करेंगे किसका, O2 का, कौन करेगा, सेल, किसमें करेगा, कैटाबोलिक रिएक्शन। तो रिजल्ट में क्या निकलेगी, CO2। प्रोसेस का नाम सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि चैप्टर नंबर 12 मतलब वो प्लांट का रेस्पिरेशन और एनिमल का रेस्पिरेशन ये वाला एक ही जैसा होता है, प्लांट और एनिमल में कोई अंतर नहीं होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रीदिंग की मैकेनिज्म। ब्रीदिंग में कैसे एयर आती है और कैसे एयर जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन इसमें है। ये मान के चलिए कि ब्रीदिंग से लगभग एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ब्रीदिंग और एक्सचेंज से। ब्रीदिंग में दो मेन स्टेप होते हैं, एक का नाम इंस्पायरेशन और एक का नाम एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वो घटना है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर ड्रा इन मतलब अंदर आती है, और एक्सपायरेशन वो घटना है जिसमें एल्वियोलर एयर रिलीज आउट। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट मतलब आए और जाए। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, ये कैसे होता है, इसको टिक कर लेते। ये तभी संभव है जब हम क्रिएट कर दे क्या, प्रेशर ग्रेडियंट, किसके बीच, लंग्स और एटमॉस्फेयर। इधर देखो, ये मान लेते हैं कि हम लोगों के लंग्स हैं, तो यहाँ एयर तभी आएगी जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, और यहाँ से एयर तभी बाहर जाएगी जब यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। बस एक ही लाइन याद रखना है, प्रेशर वो लंग्स में एयर आएगी या जाएगी तब जब हम क्या क्रिएट कर देंगे, प्रेशर ग्रेडियंट, किसके बीच, लंग्स और किसके, एटमॉस्फेयर। और अंतर क्या करेंगे, अंतर ये करेंगे कभी लंग्स के अंदर प्रेशर कम कर देंगे और कभी लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा। तो टिक कर लो, इंस्पायरेशन कब होगा, तो कहोगे इंस्पायरेशन तब होगा। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, एक एक लाइन काम की है कि जब प्रेशर विद इन द लंग्स के अंदर का प्रेशर, नाम क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, ये क्या हो जाए, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। मतलब क्या हो जाए, ये नेगेटिव प्रेशर हो जाए विद इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूरी लाइन याद रखिएगा। इंस्पायरेशन कब होगा, तो कहोगे जब लंग्स के अंदर का प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर से भी कम हो जाए, और 1 एटमॉस्फेयर से अगर कम होगा तो वो निगेटिव प्रेशर हो जाएगा। इसी नाते लिखेंगे क्या हो गया है, नेगेटिव। और ये कितना हो जाता है, तो कहोगे -3 mmHg हो जाता है। ऐसे ही एक्सपायरेशन कब होगा, तो कहोगे जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो क्या हो जाए, हाई हो जाए, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना हाई हो जाएगा, तो ये बढ़ के हो जाएगा 3 mm + 3 mmHg। सवाल ये है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन बनाएगा, तो देखो लिखा है डायाफ्राम और एक स्पेशल सेट ऑफ मसल जिनका नाम एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकास्टल मसल हैं। यही मदद करती हैं किसमें, जनरेशन ऑफ ग्रेडियंट। सब बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है कि पहली बात ये लिखी है कि हवा आएगी जाएगी तब जब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। फिर लिखा है इंस्पायरेशन के लिए ग्रेडियंट कैसा होगा, तो लंग्स के अंदर कम होगा। एक्सपायरेशन के लिए कैसा होगा, लंग्स के अंदर ज्यादा होगा।
फिर लिखा ये ग्रेडियंट बनाएगा कौन, तो दिस ग्रेडियंट जनरेटेड बाय कौन, दो लोग, एक का नाम डायाफ्राम और एक का नाम इंटरकास्टल मसल। कौन सी, एक्सटर्नल और इंटरनल। लिखा है इंस्पायरेशन तभी शुरू होगा जब, तो अंडरलाइन करें, टिक करें, कॉन्ट्रैक्शन करें किसका, डायाफ्राम का, और जिससे क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम किसका, थोरेसिक चैम्बर का, वो भी किस एक्सिस में। सब सवाल ही सवाल भरे पड़े हैं। इंस्पायरेशन कब शुरू होगा, तो कहो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे डायाफ्राम, उससे बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या, थोरेसिक वॉल्यूम, किस दिशा में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। लेकिन फिर भी साथ में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे किसका, किसका करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, तो फिर क्या उठ जाएगा, रिब्स और क्या, और क्या, स्टर्नम, और जिससे क्या होगा, जिससे बढ़ जाएगा क्या, वॉल्यूम किसका, थोरेसिक चैम्बर। बस एक्सिस बदल गई, कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। पहला कॉन्ट्रैक्शन किसका करोगे, डायाफ्राम का, तो क्या बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, किस दिशा में, एंटीरो पोस्ट। फिर किसका कॉन्ट्रैक्शन करोगे, एक्सटर्नल का कर रहे हो, इंटरनल का नहीं कर रहे हो, किसका, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, तो क्या बढ़ जाएगा, फिर थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, हाँ उठ जाएगा क्या, रिब और स्टर्नम, उससे क्या बढ़ जाएगा, थोरेसिक कैविटी, किस दिशा में। तो अंततः क्या होगा, अंततः तो ओवरऑल इंक्रीज ही किया क्या, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, तो साथ में क्या बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम। क्यों, क्यों, पहले से ही लिखा हुआ है ना कि अगर हम किसी तरीके से थोरेसिक वॉल्यूम में कोई चेंज करेंगे तो वैसा ही चेंज किस में आएगा, पल्मोनरी में आएगा। तो यहाँ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाए हो तो क्या बढ़ गया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया। कहीं वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, तो रिजल्ट में क्या होगा, जैसे ही हम बढ़ा देंगे क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम, वैसे ही घट जाएगा क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और घट के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाध्य कर देगा हवा को कि कहां से आओ, बाहर से, और किसमें चले आओ, लंग्स में। क्या हो गया, इंस्पायरेशन। सब चुन चुन के यहां शब्द लिखे हो, सब सवाल ही सवाल हैं। अगर एक्सपायरेशन करना है तो क्या करोगे, केवल रिलैक्सेशन, किसका, डायाफ्राम, और किसका, और किसका, इंटरकास्टल मसल। ये कौन सी है, एक्सटर्नल वाली है, इंटरनल का तो नाम नहीं आया है, इंटरनल केवल वही बताया है बस। जैसे ही दोनों को रिलैक्स करोगे रिटर्न हो जाएंगे क्या, डायाफ्राम और क्या, स्टर्नम, कहां पर, तो क्या घट जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम, तो भी क्या घट जाएगा साथ में, पल्मोनरी वॉल्यूम, तो क्या बढ़ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, किसके ऊपर हो जाएगा, जिससे, इससे क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ एयर, कहां से, लंग से, और हम कहेंगे क्या हो गया, एक्सपायरेशन। तो बड़ा आसान है, इंस्पायरेशन में क्या 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 हुआ और एक्सपायरेशन में क्या 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 हुआ। तो कुछ याद क्या रखना, देखो इंस्पायरेशन में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे जाता है, रिब और स्टर्नम ऊंचे जाते हैं, और जब एक्सपायरेशन करना है, जब एक्सपायरेशन करना है तो डायाफ्राम फिर से रिलैक्स होके कैसे हो जाएगा, ये शब्द यही लिखा, वहां लिखा नहीं है। डायाफ्राम रिलैक्स होके कैसा हो जाएगा, आर्च अपवर्ड हो जाएगा, और रिब और स्टर्नम कहां जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन। तो थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो एयर बाहर निकल जाएगी। कह रहा है हम लोगों के पास ये योग्यता है, ये आज पता चला क्या, कि हम बढ़ा सकते हैं किसको, स्ट्रेंथ किसकी, इंस्पायरेशन की, और किसकी, एक्सपायर। मतलब हम लंबी सांस ले भी सकते हैं और लंबी सांस छोड़ भी सकते हैं, किसकी मदद से, तो कह रहा मदद करोगे या मदद लोगे, किसकी,
एडिशनल मसल मतलब जो आपके पास पहले से व्यवस्था है उसके साथ इनकी मदद लोगे। आपके पास जो पहले से क्या है, पहले से है डायाफ्राम और पहले से है इंटरकास्टल मसल, उनके अलावा एडिशनल मसल किसकी, एब्डामेन। फिर यहां से खत्म हो गया, ये कहानी ही नहीं बदल गई। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन सांसें लेगा कितनी, 12 से 16 टाइम पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व है किसमें, ब्रीदिंग में, उसको हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। किस मशीन से, स्पायरोमीटर। और क्यों नापेंगे, हमको पता करना है क्या, क्लिनिकल असेसमेंट करना है किसका, पल्मोनरी फंक्शन, उसके फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं ये पता करने के लिए हमको स्पायरोमीटर की मदद से क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब कौन सी वॉल्यूम, पेपर उठा के देखें तो खूब सवाल बन रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से। पहला है टाइडल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जो इंस्पायर आर लिखा है बेटा, एंड नहीं लिखा है। इंस्पायर आर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल, हिंदी में सामान्य इंस्पायरेशन या सामान्य एक्सपायरेशन में जो एयर आए या जो एयर जाए उसी को कहते क्या है, टाइडल वॉल्यूम। और लगभग कितनी होती है, 500 ml। ये एक बार का है तो कितनी बार सांस लोगे, 12 से 16 बार सांस लोगे। तो अगर हम मिनट का निकालें तो कितना आएगा, 6000 to 8000 ml पर मिनट। तो टाइडल वॉल्यूम के दो आंसर मिलेंगे, ये 500 ml भी सही है और ये 6000 से 8000 ml भी सही है, बस फर्क समझ लीजिए। ये 500 ml कब है, वो एक ब्रीथ का है, एक बार में कितनी एयर लेंगे या छोड़ेंगे, तो 500। और मिनट भर का पूछा तो 6000 से 8000 ml पर मिनट हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म में IRV कहते हैं। लिखा है एडिशनल वॉल्यूम। जब हम एडिशनल की बात करते हैं तो हो ये रहा है कि मान लेते हैं कि ये लंग्स है, सामान्य इंस्पायरेशन में जो एयर आई वो क्या हो गई, वो टाइडल वॉल्यूम हो गई। कह रहा है एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल का मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद जितनी एयर एक्स्ट्रा आप लेंगे वो तो फोर्स इंस्पायरेशन से आएगी और उसी को कहोगे IRV। क्या लिखा है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, किसके द्वारा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। और ये एवरेज कितनी है, 2500 से 3000 ml। इसी तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये ERV है, ये भी एडिशनल लिखा है। इसका मतलब है कि टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद जो एडिशनल आप निकालेंगे, लिखा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और यह औसत कितनी है, 1000 to 1100 ml। और इसी को कहते क्या हैं, ERV। तो देखो ध्यान से, सामान्य इंस्पायरेशन में जो लेंगे वो TV, सामान्य एक्सपायरेशन में जो निकालेंगे वो भी TV, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो लेंगे वो IRV और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो निकालेंगे वो ERV। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद भी जो एयर अंदर रह जाएगी, जो एयर अंदर रह जाएगी उसका नाम RV है। क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। 4 हैं, सामान्य इंस्पायरेशन में ले या सामान्य एक्सपायरेशन में छोड़े वो TV, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में ले IRV, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में छोड़े ERV, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद लंग्स में रह जाए वो RV। बस इतने हैं 4 क्वेश्चन। और सबके डाटा, TV कितनी 500, IRV 2500 से 3000, ERV 1000 से 1100 और RV 1100 से 1200।
सब तो याद है तुम लोगों को। रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये कितनी है 1100 टू 12। कह रहा जब इनको हम जोड़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को तो हमको क्या मिलती हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी। पहली कैपेसिटी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हिंदी में सांस लेने की क्षमता या खींचने की क्षमता, तो कितनी खींच सकते हो, तो दो ही तो सांस खींचोगे, IRV और TV, यही तो खींचोगे। तो लिखो, लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, सांस खींच सकता है, पर उसके पहले उसने क्या किया हो। ये देखो डिफिनीशन में ये शब्द बहुत काम का है, आफ्टर, क्योंकि आफ्टर चेंज करोगे आंसर बदल जाएगा। इधर देखो, ये है हम लोगों के लंग्स, हम कह रहे हैं पहले आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लो, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, तो नॉर्मल किए होगे तो बताओ ERV कहां होगी, ERV तो अभी अंदर ही होगी ना, वो तो आपने नहीं निकाला है ना। कह रहा नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो, तो देखो क्या जाएगा, TV जाएगी और प्लस IRV जाएगी, TV प्लस IRV मिला करके क्या हो जाएगा। तो इसमें ये शब्द लिखा होता है, बहुत काम का लिखा हुआ है, गड़बड़ी नहीं करेंगे, एग्जाम में लैंग्वेज लिख के आ जाएगी और कंफ्यूज हो जाओगे। तो आफ्टर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, बस शर्त क्या है, आफ्टर ना, सामान्य सांस निकालने के बाद कितनी सांस ले सकते हो, तो क्या ले सकते हो, इसमें टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो और IRV। इसी नाते IC का फार्मूला क्या निकला, TV प्लस IRV। इसका उल्टा देख लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, अब क्या आफ्टर लिखा है, अब लिखा है नॉर्मल इंस्पायरेशन, सामान्य सांस लेने के बाद कितनी निकाल सकते हो, तो दो ही निकाल सकते हो, क्या, एक निकाल सकते हो टाइडल वॉल्यूम और एक एक्सपायरेटरी रिजर्व। इसी नाते EC का फार्मूला क्या हुआ, TV प्लस ERV, तो एक TV प्लस IRV हुआ, एक TV प्लस ERV हुआ। ये देखो FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सिर्फ डिफिनीशन याद रखना है, क्या, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कहां रह जाएगी, लंग्स में। फिर देखो आफ्टर लिखा हुआ है, सभी डिफिनीशन में आफ्टर का महत्व है, किसके बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो जब नॉर्मल एक्सपायरेशन किए होंगे तो केवल टाइडल वॉल्यूम ही तो निकली होगी, तो अंदर क्या होगा, अंदर दो होंगी, एक RV होगी एक ERV। RV वो है जो निकाल नहीं सकते हैं, ERV वो है जो निकाल सकते हैं। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में कौन आएंगे, ERV प्लस RV। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, पहचानने का हमको आप जवाब बताते हैं। इससे पहले जो डिफिनीशन पढ़े उसमें टोटल लिखा है, इससे पहले जो डिफिनीशन पढ़े उसमें क्या लिखा है, टोटल लिखा है। अब पहली बार क्या लिखा है, मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में अगर एग्जाम में इतना ही पहचान ले गए कि लाइन में मैक्सिमम लिखा हुआ है, क्योंकि होता क्या है, एज सच लाइन एग्जाम में आएगी। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन, फिर देखो यहां क्या लिखा है, सारा खेल आफ्टर का है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स पहले कह रहा फोर्स एक्सपायरेशन कर लो, तो फोर्स एक्सपायरेशन में क्या निकाल दोगे, TV निकाल दोगे, ERV निकाल दोगे। अब कह रहा कितनी लंबी सांस ले सकते हो, तो जो निकालो पहले वो अंदर लो, TV निकालो वो अंदर जाएगी, ERV निकालो वो अंदर जाएगी, और फिर IRV भी तो आएगी। तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू TV प्लस ERV प्लस क्या होगा, IRV हो जाए। आंसर निकालो जरा, इसका वैल्यू रख लो। तो TV कितनी वैल्यू रखोगे, 500, ERV 1100 और IRV 3000, तो आंसर कितना आएगा लगभग 4600 ml। तो ये डाटा याद रखिएगा, इसमें ERV भी है, TV भी है और IR। इसकी दूसरी डिफिनीशन भी है, यही एक ऐसी है जिसकी दो डिफिनीशन है। लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर क्या, फोर्स्ड इंस्पायरेशन।
उसमें क्या लिखा था, फोर्स एक्सपायरेशन, इसमें क्या लिखा है, फोर्स इंस्पायरेशन। हिंदी में याद रखो, पहले कर लो फोर्स इंस्पायरेशन, फिर करो क्या, फोर्स एक्सपायरेशन, या पहले कर लो क्या, फोर्स एक्सपायरेशन, और फिर करो क्या, फोर्स इंस्पायरेशन। बात एक ही है। आंसर कितना आएगा, 46। फिर लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन क्या, लंग्स, फेफड़ों में कितनी हवा भर सकती है, किसके द्वारा। तो भर के देखो भैया कितनी भरोगे, लंबी हवा ले लो। देखो अभी फेफड़े अंदर है क्या, हमारे अंदर दो हैं पहले से, कौन सी, आरवी और ईआरवी, तो पहले से मौजूद है। और खींच के क्या भर लोगे, खींच के भरोगे टीवी प्लस आईआरवी, तो चारों तो अंदर होंगे, तो सब जोड़ दीजिए। इसी नाते वाइटल कैपेसिटी, सॉरी टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू, सब जोड़िए, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, सब जोड़ दीजिए। सब जोड़ दीजिए तो वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आएगी, लगभग 5800 के आसपास आएगी। एक क्वेश्चन तो ये, एक और चीज देख लो, फिर से लिख लेते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ये मिला के क्या लिखा है, ये लिखा है वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। तो ये भी तो कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस आरवी। इसका मतलब वाइटल कैपेसिटी का नया फार्मूला बन गया। सारे फार्मूले प्लस के हैं, सारे फार्मूले प्लस के हैं, केवल यही एक माइनस का है। वाइटल कैपेसिटी निकालना हो, टोटल में से क्या घटा दीजिए। तो ये देखो लिखा हुआ है कि वाइटल कैपेसिटी को क्या जोड़ दो, रेजिडुअल वॉल्यूम से जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, वाइटल, देखो ये भी तो फार्मूला है, वाइटल कैपेसिटी को किससे जोड़ दो, रेजिडुअल से जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। तो माइनस वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में क्या है, मैचिंग करके एबीसीडी करके आ गया था, 4 एक साथ पूछ लिया था। तो लगभग एक क्वेश्चन ब्रीदिंग से या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या कैपेसिटी से आ ही जाएगा एग्जाम में। ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन के लिए डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम आपको याद होना चाहिए। इसमें देखो क्या लिखा है, एल्वियोलाई में जो एयर है उसमें O2 कितना है, 14 mmHg, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40। जो ब्लड इधर आ रहा है, जो ब्लड इधर आ रहा है, इसमें CO2 कितने पर है, 45, और O2 कितने पर है, 40 पर है। ये डाटा बढ़ा लीजिए। जो ब्लड इधर जा रहा है, मतलब जो सिस्टमिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें O2 कितने पर है, 95, CO2 कितने पर है, 40। यहाँ जो टिश्यू हैं, टिश्यू के अंदर CO2 भी है, O2 भी है। टिश्यू के अंदर जो O2 है वो 40 पर है, और CO2 क्या है, 45 पर है। बस इतना अगर किसी आदमी को याद रहे वो आंसर बता देगा। देखो कैसे, आप इमेजिन करो, यहाँ CO2 कितने पर है, 40 पे है, और जो आया है उस पे कितने पे, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ ज्यादा प्रेशर, यहाँ कम प्रेशर, CO2 इधर से इधर जाएगा। यहाँ O2 कितने पर है, 104, और O2 है यहाँ कितने पर, तो यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो O2 किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो लंग्स की सरफेस पर CO2 कहां से कहां गई, ब्लड से लंग्स एल्वियोलाई, और O2 एल्वियोलाई से ब्लड। फिर देखो टिश्यू की सरफेस पे देखो, यहाँ जो O2 है वो है 95 पे, और CO2 कितने पर है, 40 पर। यहाँ 95 है, यहाँ 40 है, बताओ O2 किधर से किधर जाएगा, तो ब्लड से टिश्यू। और यहाँ CO2 45 पे है, और यहाँ CO2 40 पर है। CO2 कहां से कहां जाएगी, टिश्यू से ब्लड में आएगी। बस इतना याद रखना है हमको। आप डाटा सिर्फ बता दीजिए, O2 का पार्शियल प्रेशर, सिर्फ O2 का, CO2 का नहीं,
O2 का एल्वियोलाई में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड में 95 और टिश्यू पर 40। तो सिर्फ O2 को ध्यान से देखो, O2 CO2 ना देखिएगा, केवल O2। O2 यहाँ 104 है, यहाँ 40 है, मतलब एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में आएगा। यहाँ O2 95 है, यहाँ 40 है, तो ब्लड से टिश्यू में। तो बताओ O2 का एक्सचेंज कहां से कहां होगा? तो कहोगे एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से। और CO2 का देखो जरा ध्यान से, CO2 यहाँ कितने पर है? 45। यहाँ कितना? टिश्यू से ब्लड में आया। और यहाँ डीऑक्सीजनेटेड में कितना है? 45। और एल्वियोलाई में कितना है? 40। तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो सिर्फ CO2 का बताओ, टिश्यू में आराम से बताओ, जल्दी ना करो। टिश्यू में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड में 40, डीऑक्सीजनेटेड में 45 और एल्वियोलाई में 40। तो CO2 कहां से कहां जाएगी? तो सिंपल दिख रहा है, टिश्यू से कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड वाले में, ठीक है। और ब्लड से CO2, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड वाले से कहां चली जाएगी? एल्वियोलाई। मोटा मोटा दिमाग में रखना है, O2 मूव फ्रॉम कहां से कहां? एल्वियोलाई से ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। और ब्लड से टिश्यू, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। और CO2 कहां से कहां गई? टिश्यू से ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेट। भैया जिसमें आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जब उसमें CO2 गिरेगी तब ना वो डीऑक्सीजनेट बनेगा। CO2 कहां से कहां? टिश्यू से ब्लड, और फिर कहां से? ब्लड से एल्वियोलाई। कौन से ब्लड से गया? डीऑक्सीजन। भैया जब CO2 जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड से जाएगा, और जब CO2 आएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड में आएगा। और O2 अगर आएगा तो डीऑक्सीजनेटेड में आएगा, और O2 अगर जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड से जाएगा। बस एग्जामिनर सवाल बनाया नहीं, लेकिन बना सकता कौन सा ब्लड। तो फिर भी O2 कहां से कहां? एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से, और CO2 टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई। O2 का पार्शियल प्रेशर सब जगह है। O2 का एल्वियोलाई पर 104, डीऑक्सीजनेटेड 40, ऑक्सीजनेटेड 95 और टिश्यू 40। खत्म। CO2 का बताओ, टिश्यू पर 45, फिर ब्लड में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर एल्वियोलाई में। बस इतना याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है, डाटा याद रखना है आपको। इस टेबल को देखेंगे तो स्पेशल डाटा दो और दे दिए हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में O2 का कितना है, 159, और CO2 का कितना है, 0.3। बाकी सही है। एल्वियोलाई में 104 है, डी में 40 है, ऑक्सीजनेटेड में 95, ये 40। और CO2 का इधर से रटिएगा, टिश्यू में 45, ऑक्सीजनेटेड में 40, डी में 45, एल्वियोलाई में 40। तो टिश्यू का इधर से इधर रटिए, CO2 का इधर से इधर रटिएगा, और O2 का इधर से इधर रटिएगा। बस इतना याद रखना है। पढ़ लेते हैं बाकी क्या लिखा है। देखो रट के तो काम होगा नहीं, अगर दिमाग आपका चला नहीं, क्वेश्चन यहां गलत हो जाएगा। एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है किसकी? एक्सचेंज ऑफ गैस की। एक्सचेंज ऑफ गैस वो अलग बात है कि ब्लड और टिश्यू के बीच भी होता है। O2 एंड CO2 एक्सचेंज किस प्रोसेस से रटेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। किस पर बेस्ड हैं? तो प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन। लेकिन कह रहा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एज वेल एज क्या? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है, ये भी फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे किसको? तो ध्यान से सुने, यहां जो रेट ऑफ डिवीजन है वो किस 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 पर डिपेंड है? प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड है, सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड है, और थिकनेस पर डिपेंड है।
ये केमिस्ट्री फिजिक्स दी है क्या कि इंडिविजुअल गैस में जो प्रेशर होता है इंडिविजुअल गैस का मिक्सचर में उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जल्दी में PO2 लिखते हैं, जल्दी में PCO2 लिखते हैं, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि अगर हम इस डाटा को ध्यान से देख लें, इस डाटा को ध्यान से देख लो भैया, तो O2 कहां से कहां जाएगी, तो एल्वियोलाई से और ऑक्सीजनेटेड से, और CO2 कहां से जाएगी, टिश्यू से और ऑक्सीजनेटेड से कहां, एल्वियोलाई। ये देखो लिखा है, दे ग्रेडियंट बताता है कि ऑक्सीजन कहां से कहां, एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू। लेकिन अगर CO2 वाले देख लो तो, अगर हम CO2 का ग्रेडियंट देखें तो कौन सी दिशा होगी, अपोजिट। अपोजिट का मतलब टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई, मतलब टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई। फिर दूसरा फैक्टर कौन सा है बेटा, सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी, CO2 की। कितने गुना, 20 से 25 गुना। ज्यादा की कम, ज्यादा। किससे है, O2। इसी नाते अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस लिखा बेटा, पर यूनिट डिफरेंस ये ज्यादा होगा। किससे, किससे ज्यादा होगा, O2 से। ध्यान सुनिएगा, CO2 का डिफ्यूजन O2 से ज्यादा होता है। CO2 का डिफ्यूजन O2 से ज्यादा होता है। क्यों, तो दिया है क्यों भैया, ये असर्शन रीजन में आएगा सवाल। क्यों, तो कहोगे कि CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है। कितने गुना, 20 से 25 गुना। और किससे ज्यादा है, O2 से ज्यादा है। फिर तीसरा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात आ गई। कह रहा है ये 3 लेयर का बना होता है। एक कौन सी, स्क्वामस एपिथेलियम, किसकी, एल्वियोलाई। एक कौन सी, एंडोथेलियम, किसकी, कैपिलरी। और तीसरा क्या, बेसमेंट सब्सटेंस। ये क्या है, ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो स्क्वामस एपिथेलियम को सपोर्ट करती है। ठीक है, वो चाहे एंडोथेलियम हो चाहे एल्वियोलाई। टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस कितनी होगी, लेस देन ए मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से कम। तो वास्तव में कितनी होती है, 0.5 होती है, 0.5। सभी फैक्टर एक ही चीज चाहते हैं कि डिफ्यूजन हो O2 का, कहां से, और CO2 का टिश्यू से एल्वियोलाई। ये डायग्राम भी एक बार नीट में आ चुका है। ठीक है, तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है। क्योंकि सब सवाल ही देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ छोड़ सकते नहीं, सब सवाल ही सवाल यहाँ भरे, हर पैराग्राफ पे तो क्वेश्चन है। तो एक्सचेंज का डाटा हमको बता दीजिए बस। O2 का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में डीऑक्सीजनेटेड में, ऑक्सीजनेटेड में और टिश्यू में। इसी तरीके से CO2 का एटमॉस्फेयर में 0.3, एल्वियोलाई में, डीऑक्सीजनेटेड में, ऑक्सीजनेटेड में और टिश्यू में। बस बात खत्म। चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। एग्जामिनर चाहेगा तो यहां ऐसा सवाल बनाएगा कि फंसी जाओगे। ये वो पोर्शन है जहां क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, बस उसकी दया दृष्टि की बात है, वो चाहे ना केवल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड ही क्या है, माध्यम है। कितने परसेंट, 97%। क्या, O2। कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, RBC। तो बची कितनी, 3%। कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, डिसॉल्व स्टेट, किसमें, प्लाज्मा। लेकिन जब CO2 की बात करें तो 20 to 25% CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, RBC। 70% CO2 कहाँ गई, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 7% CO2 कहाँ गई, डिसॉल्व स्टेट। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में और O2 का ट्रांसपोर्ट 2 फॉर्म में। O2 का 97%, RBC 3%, प्लाज्मा। CO2 का 20 से 25%, 70% और 7%
प्लाज्मा। ये डाटा याद होना चाहिए। मैक्सिमम O2 ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी और मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन कहां पाया जाएगा? प्लाज्मा में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, पेपर उठा के देखिए, अभी लेटेस्ट में ही क्वेश्चन आया है O2 ट्रांसपोर्ट से। पहले तो भूमिका बनाया है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो कहोगे रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। कहां पाया जाता है? आरबीसी। लाइन ना लिखे होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ सकता है किससे? हीमोग्लोबिन से। किस मैनर में? रिवर्सिबल मैनर में। और क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर का मतलब यह होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो जुड़ सकता है किससे? ऑक्सीजन से। और क्या बना सकता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। खास बात देखो, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन जुड़ेगा? 4 ऑक्सीजन से। तो यहां क्या लिखोगे? 4 HbO2। फिर रिएक्शन बैलेंस करने के चक्कर में ना रहना, रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहां लिखोगे 4, तो फिर यहां लिखोगे 16, तो फिर यहां लिखोगे 16, 16 को सही करने के लिए यहां लिखोगे 16, तो यहां लिखोगे 64, फिर यहां लिखोगे 64, 64 के लिए यहां लिखोगे 64, तो फिर 64 का गुणा। जीवन भर तुम इसको बैलेंस करते रहोगे और ये कभी बैलेंस होने वाली नहीं। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन बाइंड करता है और तब 4 HbO2 बनते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखिएगा। ये रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये हीमोग्लोबिन O2 से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बना सकता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता। यहां सिर्फ 2 सवाल पूछता है, वो कौन सी परिस्थिति है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और वो कौन सी परिस्थिति है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो परिस्थिति ये है, इधर से इधर को घटना होती है लंग्स पर, क्योंकि लंग्स पर ऑक्सीजन आती है, HbO2 बनता है, और इधर से इधर घटना होती है टिश्यू पर। बस इतना याद रखिएगा। और वह कंडीशन जो लंग्स पर होंगी वो रिएक्शन को फॉरवर्ड कराएंगे, और वह कंडीशन जो टिश्यू पर होंगी वो रिएक्शन को बैकवर्ड कराएंगे। और लंग्स पर होता क्या, बस याद रखना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल, आसानी से याद रख सकते हो। अगर हम लंग्स की बात करें तो याद रखना बहुत आसान है। आपको पहले से ही पता है कि लंग्स पर क्या ज्यादा होता है। तो अगर O2 ज्यादा होगा तो CO2, और CO2 कम होगा तो H+ कम होगा, और CO2 कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। और अगर हम इसको उल्टा लिखना चाहें, तो बहुत आसान है। टिश्यू का हाल देख लेते हैं। टिश्यू पर क्या होता है, तो पहले से ही पता है कि O2 क्या होगी? कम। और O2 अगर कम होगी तो, और CO2 अगर ज्यादा होगा तो H+ ज्यादा, तो टेम्परेचर भी ज्यादा। कितना आसान है याद रखना। कौन कौन सी कंडीशन है जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड कराएंगे? तो ये सब कंडीशन बताओगे। इसमें से कोई एक पूछ सकता है या चारों पूछ सकता है। O2 ज्यादा होना, CO2 कम होना, H कम होना, टेम्परेचर कम होना, क्या है? फेवर बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। कौन सी कंडीशन है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करेंगे? तो कहोगे टिश्यू पर क्या होगा? O2 कम होगा तो CO2 ज्यादा, तो H ज्यादा, तो टेम्परेचर। बात खत्म। इतना ही लिखा है यहां कहानी। लिखा है ईच हीमोग्लोबिन, सब सवाल ही सवाल भरे हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लिखा है कैरी मैक्सिमम कितने? 4 ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन
प्राइमरली मुख्यतया किससे रिलेटेड है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मेन फैक्टर कौन सा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेकिन H+ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर भी है जो प्रभावित करते हैं क्या? बाइंडिंग को। तो बाइंडिंग किस 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 पर डिपेंड कर गई? तो आप कहोगे O2 पर डिपेंड कर गई। किस पर डिपेंड कर गई? O2 पर डिपेंड कर गई, CO2 पर डिपेंड कर गई, H पर डिपेंड कर गई और टेम्परेचर पर डिपेंड कर गई। लेकिन प्राइमरी फैक्टर कौन सा है? O2। ठीक है, ये ना मिले तो इनके बारे में विचार करें, या फिर एक साथ मिल जाए, आल मिल जाए। O2 कर लो ज्यादा, CO2 कर लो कम, H कर लो कम, टेम्परेचर कर लो कम, या O2 कर लो कम तो CO2 कर लो ज्यादा, H कर लो ज्यादा और टेम्परेचर कर लो ज्यादा। टिक कर लीजिए, ये रटना है आपको। सिग्मोइड कर्व मिलता है कब? जब एक तरफ क्या लेते हैं? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 और दूसरी तरफ क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो कैसा कर्व मिलता है? सिग्मोइड कर्व मिलता है। और इसको कहते क्या हैं? इसको कहते क्या हैं बेटा? तो कहोगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इसका इस्तेमाल कहां? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इस्तेमाल। देखो लिखा है, इसी का तो इस्तेमाल करके हम पता करते हैं क्या? इफेक्ट किनका? फैक्टर कौन से? CO2 और H+ का क्या असर है वो हमको कौन बताएगा? तो हमको ये बताएंगे, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। ये टिक कर लो, आए जो सच क्वेश्चन नीट में आया है। एल्वियोलाई में जहां O2 क्या होगा? हाई, CO2 क्या होगा? लो, H क्या होंगे? लो, टेम्परेचर क्या होगा? लो। ये क्या करेंगे? फेवर करेंगे किसका? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब हम टिश्यू पर जाएंगे तो कहानी पलटेगी। लो क्या होगा? O2, हाई क्या होगा? CO2, हाई क्या होगा? H और हाई क्या होगा? टेम्परेचर। ये क्या फेवर करेंगे? तो कहोगे डिसोसिएशन किसका? ऑक्सीजन का। कहां से? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सब सवाल ही सवाल भरे पड़े हैं इसमें। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 बाउंड करेगा किससे? हीमोग्लोबिन से। कहां? और ये डिसोसिएट करेगा कहां? रट लो, आज सच क्वेश्चन आया है। 100 ml क्या ले लो? 100 ml क्या ले लो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रिलीज करेगा कितना? 5 ml O2। कहां? टिश्यू पर, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इसमें जरा क्वेश्चन देख लो बेटा। ये भी सवाल वैसे कभी आ नहीं रहा, इधर नहीं आ रहा, पहले तो अच्छे सवाल आते थे। ये बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता कितना है? अभी पीछे पढ़ के आए हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है? 40। ये देखो लिखा 40। तो बताओ उस समय सैचुरेशन कितना होगा? ये मिला, ये 75 है। लगभग 70-75% सैचुरेशन होता है। लगभग 75 के आसपास सैचुरेशन होता है। वो 75 ही होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना? 40। तो सैचुरेशन कितना? 75। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होती है? 95 होती है। तो 95 यहां मानो मोटा मोटा, ये तो होगी। 95 पर सैचुरेशन कितना है? 100 तो कभी होती ही नहीं है। 100 तो कभी होती नहीं, ये 98% होती है। वो SpO2 वाला लगाओ कभी उंगली में, क्या कभी 100 देखे हो? हैं? वो 98 99 तक ही तो जाता सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन जब 95 होगा O2 तो सैचुरेशन लगभग 98 होता है। और जब ये 40 होता तो सैचुरेशन 75। अलग से कहीं लिख लीजिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कितना और सैचुरेशन कितना, या इसी पैराग्राफ में बढ़ा दीजिए, यहां बढ़ा दीजिए।
ये देखो लिखा ऑक्सीजनेटेड, इसके आगे लिख दीजिए कि Hb% सेचुरेशन कितना होता है, तो 98% होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में Hb% सेचुरेशन कितना होता है, तो 75 होता है। सब डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ऐसा मुंह फैला के देख रहे हो जैसे पहली बार सुन रहे हो। बस हाँ, गुजरे जमाने की बात हो चुकी है, तब से पता नहीं क्या क्या भूल चुके हो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करेगा, हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ना कर दीजिएगा कि ऑक्सीजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या, कार्बामीना हीमोग्लोबिन, और भी कितने %, मतलब हीमोग्लोबिन अब किससे जुड़ने जा रहा है, CO2 से, और तब बनेगा क्या, HBCO2। अब सवाल यह है कि आखिर हीमोग्लोबिन CO2 से क्यों जुड़ेगा और कहां जुड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ेगा टिश्यू पर, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्स भी तो होगी, नहीं होगी। लंग्स पर क्या होगा, लंग्स पर ये HbCO2 टूट के Hb अलग और CO2 अलग। तो क्वेश्चन है, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद CO2 रिलेटेड विद, आसान तरीके से याद रखो, जिससे बाइंडिंग करा रहे होगे। जैसे हीमोग्लोबिन कभी O2 से जुड़ता है तो मेन फैक्टर कौन सा हो जाता है, O2, और वही हीमोग्लोबिन कभी CO2 जुड़ता है तो फिर मेन फैक्टर कौन सा हो जाएगा, CO2। जिससे बाइंडिंग कराओगे वही मेन फैक्टर हो जाएगा। तो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद CO2 इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। लेकिन वहां साइड में कौन था, CO2, यहां साइड में कौन आ जाएगा, O2। O2 इज द मेजर फैक्टर व्हिच अफेक्ट दिस बाइंडिंग। याद रखना बहुत आसान, जिससे बाइंडिंग कराओ वो हो जाएगा मेन, और जिससे ना कराओ वो साइड में हो जाएगा। हीमोग्लोबिन बाइंडिंग विद O2, तो मेन कौन, O2, तो साइड कौन, CO2। हीमोग्लोबिन बाइंडिंग विद CO2, तो मेन कौन, CO2, साइड कौन, O2। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या कर दो, हाई कर दो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या कर दो, लो कर दो। तो जब भैया CO2 हाई करोगे तुरंत इससे जुड़ जाएगा, ये कहाँ होगा, टिश्यू, तो बाइंडिंग हो जाएगी CO2। लेकिन लंग्स पर जाओगे तो CO2 क्या हो जाएगा, लो, O2 क्या हो जाएगा, हाई, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन हो जाएगा। किसका, कार्बामीना हीमोग्लोबिन, और हम क्या रिलीज कर देंगे, CO2। आरबीसी में पाया जाता है बहुत हाई कंसंट्रेशन एक एंजाइम, नाम क्या है, क्या नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इसी का बहुत कम मात्रा में कहां प्रेजेंट है, प्लाज्मा। ये एंजाइम रिएक्शन कराएगा क्या, दोनों दिशाओं में, तो एक दिशा ये है, एक दिशा ये है। रिएक्शन क्या है, CO2 वाटर से जुड़ेगा तो H2CO3 बनेगा, टूटेगा तो HCO3 माइनस और H+। ये रिएक्शन इधर को भी होनी और इधर को भी होनी। ये रिएक्शन इधर को होगी कहां, टिश्यू की सरफेस पर, ये रिएक्शन इधर को होगी कहां, लंग्स की सरफेस पर। तो जानते हो याद क्या रखना है, कौन सी परिस्थिति है जो रिएक्शन को फॉरवर्ड कराएगी, मतलब HCO3 बनेगा, तो कहोगे जब CO2 ज्यादा। भाई रिएक्टेंट ज्यादा कर दो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है ना, तो CO2 ज्यादा कहां मिलेगी, टिश्यू की सरफेस पर, तो रिएक्शन इधर चलेगी, और लंग्स पर CO2 क्या होगा, कम, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। एट द टिश्यू साइट जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, हाई होगा, तो CO2 डिफ्यूज होके कहां आएगी, ब्लड में, आरबीसी में भी और प्लाज्मा। तुरंत क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट आयन और H+। लेकिन एल्वियोलाई की साइड पर CO2 क्या हो जाएगा, लो, तो रिएक्शन कैसी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर से क्या बनेगा, CO2 और वाटर। इसका मतलब वो CO2 जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप हुई थी कहां,
टिश्यू के लेवल पर वो ट्रांसपोर्ट होकर के रिलीज हो गई किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। अब प्रत्येक 100 ml अब कौन सा ब्लड है, ये रिलीज करेगा कितना, CO2, कहां, एल्वियोलाई पर। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे लिखने को तो यहां बहुत कुछ लिखा है, याद सिर्फ एक लाइन रखना है, एक लाइन केवल। कौन सी कंडीशन है जो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाएगी या रेट ऑफ ब्रीदिंग घटाएगी, तो सिर्फ याद रखनेंगे CO2 और H+ अगर ज्यादा है तो रेट बढ़ जाएगा, और CO2 और H+ अगर कम है तो रेट कम हो जाएगा। एक लाइन, एक और बनकर याद कर सकते हैं। ये काम कौन करवा रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर। सेंटर कहाँ है, दो जगह, एक पॉन्स में और एक मेडुला में। पॉन्स वाले का नाम याद रखना है, न्यूमोटैक्सिक, जो क्या रेगुलेट करता है, टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। देखो अभी पढ़ाएंगे इसमें क्या रेगुलेट करता है, टाइम। वो टाइम को घटाता है और रेट को बढ़ाता है। एक और बहुत मन करे याद रखना है, तो CO2 और H+ की कंसंट्रेशन डिटेक्ट कौन करेगा, तो 3 जगह डिटेक्ट की जाएंगी। एक रिसेप्टर एओर्टिक आर्च में, एक रिसेप्टर कैरोटिड आर्टरी में, और एक कीमोसेंसरी एरिया जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में। बस यही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कम से कम अगर याद रखना हो तो कौन से केमिकल के चेंज होने से रेट बदल जाता है, CO2 और H। CO2 और H ज्यादा तो रेट ज्यादा, और CO2 और H कम तो रेट कम। बस और कुछ नहीं याद रखना है। देखो यही लिखा हुआ है। हम लोगों के पास एक महत्वपूर्ण योग्यता है, ये आज पता चला, क्या, कि हम मेंटेन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। किसको, किसको, रेस्पिरेटरी रिदम को, जो सूट करेगी किसको, डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। डिमांड का मतलब ये, कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया तो फिर आपको भागना है, और भागने में एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए O2 चाहिए, तो रेस्पिरेशन रेट क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। वो डिमांड है ना सिचुएशन की, तो जो डिमांड हो उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर ऐसा तो है नहीं कुत्ता भगाता ही रहेगा, कुछ देर बाद कुत्ता थक जाएगा, आप भाग जाएंगे, फिर आपकी डिमांड क्या होगा, हैं? फिर आपकी डिमांड ये होगी कि अब रेट ऑफ ब्रीदिंग घट जाए, तो फिर घटा लेंगे। तो डिमांड के हिसाब से रिदम को क्या करना है, एडजस्ट करने की क्या है हमारे पास एबिलिटी है। ठीक है, चलो ये काम कौन करेगा, न्यूरल सिस्टम करेगा। क्यों, स्पेशल सेंटर प्रेजेंट है कहां, मेडुला में। नाम क्या है, जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है किसके लिए, क्वेश्चन पूछेगा रेगुलेशन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, कौन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कहां, मेडुला में। फिर देखो कह रहा एक और सेंटर है कहां, पॉन्स में। नाम क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये मॉडरेट करता है किसके फंक्शन को, रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को कौन मॉडरेट करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्यों, इस सेंटर से जब सिग्नल आएगा तो ये क्या करेगा, घटाएगा। ठीक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, तो अगर इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम करोगे तो रेट बढ़ जाएगा। लेकिन यहां लिखा अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, अल्टर की जगह इंक्रीज कर दीजिए। यहां अल्टर का मतलब चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, बढ़ा देगा। एक कीमोसेंसरी एरिया है कहां, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट में। ये सेंसिटिव किसके लिए, CO2 और H+ के लिए। अगर बढ़ जाए क्या, CO2 और H+, तो सिग्नल किसको मिलेगा, रिदम सेंटर का, और वो एडजस्ट करेगा इस प्रकार से कि सब्सटेंस क्या हो जाए, एलिमिनेट। तो सब्सटेंस कैसे एलिमिनेट करोगे, सांसें बंद करके। सब्सटेंस एलिमिनेट करने के लिए सांसें बढ़ानी पड़ेंगी ना, तो रेट बढ़ा देंगे। रिसेप्टर कहां है, एओर्टिक आर्च, और कहां है, ये भी रिकॉग्नाइज करेगा CO2 और H+। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रिदम इज क्वाइट। बगल में जगह लिखी है, यहां लिख लीजिए। अगर CO2 और H+ क्या हो जाएं, ज्यादा हो जाएं,
तो रेट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। बस इतने बात है। CO2H ज्यादा तो रेट ज्यादा, और CO2H कम तो रेट कम। आखिरी हेडिंग, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर में जितने शब्द लिखे हैं वो सब शब्द याद होने चाहिए। एक एक शब्द पूछा जा चुका, कुछ भी नहीं छूटा है। अस्थमा टिक कर लो। क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या हो दिक्कत होती है, वीजिंग साउंड आता है। क्यों आता है, इन्फ्लामेशन। कहाँ इन्फ्लामेशन, अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आया था, इन्फ्लामेशन ट्रेकिया में करा दिया था। क्या ट्रेकिया में इन्फ्लामेशन होगा, नहीं। कहाँ होगा, बस इसके बगल में लिख दीजिए कि ये एलर्जिक है। क्या है, एलर्जिक है, और इसमें एक केमिकल इन्वॉल्व है जिसका नाम हिस्टामिन है, जो कहां से आता है, बेसोफिल। और बस इतने क्वेश्चन है। अस्थमा क्या है, एलर्जिक है। कौन सा केमिकल, हिस्टामिन। कहां से आया, बेसोफिल और मास्ट सेल। क्या दिक्कत होती है, सांस लेने में। क्यों होती है, हाँ दिक्कत क्या होती है, वीजिंग। क्यों होती है, इन्फ्लामेशन। कि सिकुड़ जाता है, इन्फ्लामेशन होता है। कहां, ट्रेकिया में कि एल्विलाई में, ट्रेकिया में कि एल्विलाई में, नहीं तो होता कहां है, ब्रांकाई और ब्रांकियोल। सब सवाल पूछे, कुछ भी नहीं बचा है। अब रिवाइज करने लगे हैं, दोबारा पूछने लगे हैं। इम्फाइसमा क्या है, पुरानी बीमारी है। क्रोनिक का मतलब पुरानी बीमारी है, जिसमें क्या हो जाता है, एल्वियोलाई की वाल क्या होती है, डैमेज होती है, जिससे क्या घट जाता है, सरफेस एरिया। मेजर काज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। सब सवाल है, कुछ भी नहीं बचा जो न पूछा गया हो। कौन सी बीमारी जिसमें एल्वियोलाई की वाल डैमेज हुई, एम्फाइसेमा। कैसी बीमारी है, क्रोनिक। क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या क्या घट जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। और कारण क्या है, तो क्या बीड़ी पीने से नहीं होगा भैया, बीड़ी पीने से भी होगा। जितना लिखा सब पूछा जा चुका, कुछ बचा नहीं, इसके एक्स्ट्रा भी पूछ लिए हैं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एग्जाम्पल याद कर लो। एक तो ये याद कर लो, सिलिकोसिस। कुछ इंडस्ट्री जहां ग्रिंडिंग की जाती हो या ब्रेकिंग की जाती हो, किसकी, स्टोन की, तो वहां बहुत धूल होगी, बहुत सारी धूल होगी। दैट डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है आप बॉडी का, वो कैन नॉट फुली कोप। क्यों, डेली धूल आएगी भाई। एक दिन धूल आए तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको मैनेज कर ले। अब रोज रोज धूल आएगी तो कहां तक मैनेज करेगा। ये देखो यहां क्या लिखा है, लॉन्ग एक्सपोजर। लॉन्ग एक्सपोजर का मतलब लगातार बहुत दिनों तक, से क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस। और उससे क्या होगा, सीरियस हो जाएगा आदमी। क्या सीरियस हो जाएगा, लंग्स डैमेज। अब फाइब्रोसिस क्या हो, तो ब्रैकेट में लिखा है। तो ऐसे लोग, ऐसी इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं, उनको इंडस्ट्री में काम बंद कर देना चाहिए, हैं? काम नहीं बंद करना चाहिए। क्या पहनना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। क्या पहनेंगे, प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन सा है, सिलिकोसिस। पत्थर तोड़ेंगे घिसेंगे तो धूल पैदा होगी, डिफेंस सिस्टम मैनेज नहीं कर पाएगा। पहले क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, फिर क्या होगी, फाइब्रोसिस, फिर क्या होगा, डैमेज होगा। ठीक है, और फाइब्रोसिस क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। चलो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगले लेक्चर पे अगला चैप्टर पढ़ेंगे।